नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली के अंदर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। दिल्ली विधानसभा का आज दूसरा दिन था सत्र का। उसमें कम से कम अभी तक 2 सीएजी रिपोर्ट 14 में से पटल पर रख दी गई हैं। एक लिकर स्कैम से जुड़ी हुई है, यानी कि शराब का जो तथाकथित घोटाला है उससे जुड़ी हुई है, और दूसरी हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है। लेकिन इस रिपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन आतिशी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 2000 करोड़ के घाटे पर आतिशी ने नई नीति रोकने की वजह से घाटा हुआ। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। उन्होंने कहा नई नीति लागू होने से क्यों रोका गया, नई नीति लागू होती तो घाटा नहीं होता, ऐसा आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बार बार उजागर किया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में शराब के दाम को इन्फ्लेट किया जाता था। और आज आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ओल्ड एक्साइज पॉलिसी जो 2017 से 2021 तक चली, उसमें हर प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन उस पॉलिसी का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो वो 8,900 करोड़ तक सरकार का खजाना नहीं पहुंच पाया, 2,000 करोड़ कम रह गया। तो ये 2,000 करोड़ कम रहने के पीछे किसका हाथ है? किसने रोकी इस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन? किसने ये 2,000 करोड़ का सरकारी खजाना बढ़ने से रोका? इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर उस पर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, और मैं उम्मीद करती हूं कि उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा। तो ये जो रिपोर्ट है, आज ये शराब नीति 2024 पर सीएजी की रिपोर्ट को आज दिल्ली विधानसभा में रखा गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन में रखी और कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने, यानी कि जो विंदर गुप्ता साहब है, उन्होंने भी कहा कि पिछली सरकार पर संविधान नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, रिपोर्ट छुपाने के आरोप लगाए। खबरों के मुताबिक, जो एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव जानकारी आई है, उसके मुताबिक इसमें कई गड़बड़ियां कही गई हैं सीएजी द्वारा। दिल्ली सरकार के रेवेन्यू को नुकसान बताया गया। नई शराब नीति में पिछली सरकार ने उल्लंघन किया है, लाइसेंस देने में अनियमितता है, ऐसा कैग रिपोर्ट में कहा गया है। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। तो क्या क्या इस सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है? एनडीटीवी के पास जो जानकारी है उसके हिसाब से नई आबकारी नीति से 2,000 करोड़ का घाटा हुआ। एक शख्स 2 दर्जन से ज्यादा लाइसेंस ले सकता था, जबकि पहले एक व्यक्ति को एक ही लाइसेंस मिलता था। पहले 60% शराब 4 सरकारी कॉरपोरेशन से बिकती थी। नई शराब नीति में निजी कंपनी रिटेल लाइसेंस ले सकती थी। शराब बिक्री का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। थोक का लाइसेंस वितरक और शराब कंपनियों को दिया गया। लाइसेंस देने से पहले आर्थिक या आपराधिक जांच नहीं की गई। लाइसेंस देने में सियासी दखल, भाई भतीजावाद हुआ, ऐसा सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है। कैबिनेट की मंजूरी लेने के लिए नियमों का उल्लंघन हुआ। जांच कमेटी ने पाया कि शराब दुकानें गलत जगह पर खोली गई। और ये सब सीएजी की रिपोर्ट में अब आम आदमी पार्टी के लिए एक सवाल बनके उनके सामने खड़े हुए। ये सीएजी की रिपोर्ट में और क्या क्या खुलासे हुए, जरा वो भी आपको बता दें। 2,002.68 करोड़ का घाटा, गलत फैसले से नुकसान, गलत जगह पर दुकान, 941.53 करोड़ का इससे घाटा हुआ। कोविड के वक्त जो फीस थी उसमें 144 करोड़ की छूट दी गई, जिससे नुकसान हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट में गड़बड़ी पाई गई, 27 करोड़ का नुकसान उससे हुआ।
लाइसेंस नियम सही से लागू नहीं किए गए, होलसेल का प्रॉफिट बढ़ा लेकिन राजस्व को नुकसान हुआ। लिकर जोन के कई जो है वहां पे वित्तीय जांच नहीं की गई, एक्सपर्ट्स की सलाह नहीं मानी गई, बिना कैबिनेट मंजूरी के बड़े फैसले लिए गए, मनमानी कीमत तय करने की छूट भी इन कंपनियों को दी गई। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। दिल्ली में कैग रिपोर्ट पर तेज हुई है सियासत। बीजेपी के निशाने पर आम आदमी पार्टी, और ये कहा है बीजेपी ने कि हैरान करने वाला भ्रष्टाचार हुआ है। ये मंत्री आशीष सूद का आरोप है। कैग रिपोर्ट में घोटाले उजागर हुए हैं, ऐसा दूसरे मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है। अभी तो ये रिपोर्ट पेश हुई है। इस रिपोर्ट में जो अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं उसके बारे में अभी विस्तृत पढ़ाई करके, इस जांच करके लोग बात करेंगे ही। मैंने सरसरी तौर पे देखा 890 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस सब जोन से लेनी थी, उसे लेने में असफल रहे। 144 करोड़ रुपए जो हम सुना करते थे कोविड के दौरान जोन में जोनल लाइसेंस फ्री में छोड़ दिए गए। ऐसी दिल दहला देने वाले भ्रष्टाचार की बातें हैं ये। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 3 बड़े घरानों को, जिनका अरविंद केजरीवाल जी के साथ सीधा सरोकार था, उनके दोस्त थे, उनको 71% शराब का दिल्ली का काम दिया गया है। 71%। इसमें कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को काम देने के लिए वो एलिजिबल नहीं थे, तो उनको नकली पार्टनरशिप 1% की पार्टनरशिप बड़ी कंपनियों में देकर उनको शराब घोटाले का काम, शराब का काम दिया गया। कैग रिपोर्ट में वो सारी चीज़ें घोटाले की सामने आई हैं जिसको 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी अभी तक दबा कर बैठे थे। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है, और उसके बाद में पढ़ेंगे, अगले दिन में इसकी चर्चा होगी, सारी बातें आपके सामने आएंगी। चलिए, अब दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई जो है वो 27 फरवरी 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। दिल्ली विधानसभा 2 दिन के लिए उसे और बढ़ाया गया है। 3 मार्च तक जो पहला सत्र है वो चलेगा। आज हमने देखा कि काफ़ी बवाल भी मचा। ऑपोजिशन ये प्रोटेस्ट करते हुए निकला कि जो वो सवाल पूछ रहे थे, एंटी दलित जो माइंडसेट है उसको एक्सपोज कर रहे थे और उन्हें गलत तरीके से बाहर निकाला गया। कितने लोगों को सर सस्पेंड किया गया है सर? देखिए, उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान जिस तरह का हंगामा वो कर रहे थे, और मुद्दा उपराज्यपाल के अभिभाषण में इस तरह से ये व्यवहार करना निंदनीय है। इसको सदन ने अपनी स्वीकार्यता दी कार्रवाई के लिए, और इसलिए 3 सिटिंग के लिए उनको बाहर किया गया। सर, कितने लोगों को किया गया है? 21 MLA को। सर, ये हमारा एक और सवाल है कि क्या एक्सटेंड कर दिया गया है इस असेंबली सेशन को? 3 तारीख तक। 3 तारीख तक। सर, आज एक सीएजी रिपोर्ट टेबल हुई, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी असेंबली सेशन में बाकी के भी कुछ सीएजी से बिल्कुल आएंगी? शीश महल पे भी इसी वाले में आएगा? अभी आगे आगे देखते हैं। मेरे सहयोगी अश्विन और रवीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर जिस तरीके का घमासान मचा हुआ है। रवीश, एक सवाल जो आम आदमी पार्टी उठा रही है कि देखिए, ईडी और सीबीआई की तो पहले ही ये जो लिकर स्कैम है, अलेज लिकर स्कैम है, उस तथाकथित स्कैम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इससे बीजेपी करना क्या चाह रही है? देखिए, बीजेपी की ये बहुत पुरानी डिमांड रही है और आपने देखा कि यही डिमांड को लेकर बीजेपी के जो नेता हैं विजेंद्र गुप्ता, वो दिल्ली हाईकोर्ट में भी गए थे और उन्होंने कहा था कि सीएजी की जो रिपोर्ट है उसको विधानसभा के पटल पर रखी जाए। ये जो रिपोर्ट है पिछले साल ही तैयार हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद इस रिपोर्ट को रखी नहीं जा रही थी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से शराब घोटाले की बार बार इस चुनाव में चर्चा हुई, तो बीजेपी ये चाह रही थी कि सीएजी रिपोर्ट के जरिए, चूँकि सीएजी एक आधिकारिक जो है वो रिपोर्ट होती है, तो इस तरीके की रिपोर्ट के बाद में और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने की उम्मीद होती हैं सियासी तौर पर। और जो है आपने देखा कि बहुत तीखा हमला भी बीजेपी ने बोला। तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ दिनों में इन सीएजी रिपोर्ट्स के आधार पर आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं बीजेपी घेरेगी, क्योंकि पंजाब में भी सियासी घमासान
मचा हुआ है, उस वहाँ भी चुनाव हैं, तो आने वाले दिनों में तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी कुछ दिन और जो है वो आम आदमी पार्टी को इसी तरीके से घेरेगी, जैसा कि आज हमने देखा कि शराब घोटाले पर उन्होंने घेरा है। बने रहिएगा हमारे साथ। अश्विन, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती ही दिखाई पड़ रही हैं। एक तरफ आतिशी लिकर पॉलिसी का बचाव करती तो नजर आई, लेकिन ये वही पॉलिसी है जिसमें उनके सारे बड़े नेता जेल में रह चुके हैं और बीजेपी एक बार फिर से दबाव बनाती नजर आ रही। देखिए, सवाल आम आदमी पार्टी पे इसलिए भी उठता है कि अगर आप कह रहे हैं कि पॉलिसी ठीक थी और पॉलिसी इम्प्लीमेंट की वजह से फ़ायदा होने वाला था, तो फिर दबाव में क्यों आपने पॉलिसी को वापस चेंज किया, क्यों नई पॉलिसी को हटा के पुरानी पॉलिसी में फिर वापस गए जब ये मुद्दा बढ़ा। आज आतिशी ने सही आरोप तो जो लगाए हैं उसमें उन्होंने ये कहा कि नई पॉलिसी की वजह से 2000 करोड़ का लॉस हुआ रेवेन्यू का, लेकिन सवाल यही है कि जो नई पॉलिसी है उसमें जो अनियमितताएं बरती गई, जो कैग की रिपोर्ट कहती है, उसमें कहा गया कि ओपन एक तरीके से एक मोनोपोली देने की कोशिश की गई थी। बड़े प्लेयर्स आ गए थे, छोटे प्लेयर ख़त्म हो गए थे। पहले कोई डिस्काउंट नहीं होता था, अब डिस्काउंट देना शुरू किया गया। सरकार ने रेवेन्यू जो लाइसेंस फ़ीस होती है उसको कहीं ना कहीं उनकी माफ़ कर दी कोविड का बहाना देकर। तो ये सब चीज़ें जो कहीं ना कहीं रेवेन्यू को लॉस करती है, साथ ही साथ पॉलिटिक्स के लिए लिहाज से आम आदमी पार्टी के खिलाफ गई, क्योंकि शराब का एक ऐसा दाग था जो पूरी शीर्ष नेतृत्व पे लगा। खासकर लोग इस बात से बहुत नाराज़ थे कि जगह जगह पे दुकानें खोल दी गई। बीजेपी ने इसी को बड़ा मुद्दा बनाया कि आपने जगह जगह पे उस दुकानें खोली, जबकि आप बात करते थे शिक्षा की। वो पर्सपेक्टिव जो गया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जिसके बाद ईडी आ गई, सीबीआई, उसने जांच किया। हालांकि एक चीज़ और हमें देखना होगा कि कैग की रिपोर्ट में बहुत कुछ निकलता है, लेकिन ज़मीन पे उसका कुछ असर नहीं होता है। आप चाहे यूपीए के समय के कितने भी कैग रिपोर्ट देख लें, चाहे आपकी रिपोर्ट देख लें, किसी का कुछ धरातल पर हुआ था। तो रिपोर्ट अपनी जगह है, लेकिन परसेप्शन में आम आदमी पार्टी ये लड़ाई हार गई कि शराब का मुद्दा उसके खिलाफ गया और उसके शीर्ष नेता जब जेल गए तो वही हार का सबसे बड़ा कारण इस चुनाव में देखने को मिला। जी रवीश, इस पर जो बाकी अभी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स और आनी है, 14 रिपोर्ट कुल हैं, 2 आज आई हैं, और भी रिपोर्ट आएंगी, तो क्या इस पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इन पे चर्चा के बाद क्या कोई कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी बीजेपी कर रही है? जी बिल्कुल, ये जो है इस रिपोर्ट को पटल में रखने के बाद में विशेषाधिकार समिति को इस रिपोर्ट को दिया जा सकता है और उसके बाद में अगर उसको लगेगा कि इसमें कुछ लोग दोषी हैं तो उनको बुला भी सकती है। आने वाले समय में कुछ जांच एजेंसियों को भी दे सकती है, एफआईआर इसके बिना पर वो करवा सकती है। तो कई सारे ऑप्शन कानूनी उनके पास में हैं इन सारी रिपोर्ट्स के आने के बाद में, क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर पर चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा और जब चुनाव वो जीत गई तब भी पहला जो बयान आया उसमें ही जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं उन्होंने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। और आपको याद है कि अमित शाह ने भी अपनी जनसभा में पहली बार उनको इस तरीके से किसी नेता के बारे में मैंने कहते हुए सुना। उन्होंने ये कहा कि 26 साल के अपने राजनीतिक करियर में अरविंद केजरीवाल जैसा उन्होंने शख्स नहीं देखा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के आने वाले समय में इन सीएजी रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सियासी और कानूनी दबाव बढ़ाएगी और कुछ लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं उनको भी वो जो है वो इस कानूनी घेरेबंदी में लेकर आएगी। और यही वजह है कि बीजेपी के आज जो नेतृत्व है उसने इशारा दिया है कि खंड खंड में इस रिपोर्ट को लेकर आया जाएगा। पहले ये खबर आ रही थी कि 1 या 2 दिन में इन 14 विभागों की रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी, लेकिन नहीं, अब उनका कहना है कि समय समय पर इन रिपोर्ट्स को लेकर आया जाएगा और उस पर विस्तार से चर्चा होगी ताकि आम लोग भी इन रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी रखें, कहाँ कहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई हैं उनके बारे में आम लोगों के तक खबर जाए। ये पूरी कोशिश है बीजेपी की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बात करते हैं दिल्ली में सिख विरोधी दंगों में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 1984 सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार को सजा सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या के मामले में सुनाई गई है। जसवंत और उनके बेटे की हत्या हुई थी और उस मामले में अब उम्र कैद की सजा सज्जन कुमार को सुनाई गई है। करीब 80 वर्ष के हैं सज्जन कुमार, तिहाड़ जेल में अभी सज़ा काट रहे हैं। उनको अब एक और उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। इस फैसले के बाद कुछ जो वहाँ पर दंगा पीड़ित थे उन्होंने फांसी की भी मांग की थी, लेकिन जिसको कोर्ट ने नकार दिया है।
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की एक विशेष अदालत ने आज 1984 के सिख विरोधी दंगों में पिता पुत्र की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 12 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया था। सज्जन कुमार पहले से ही सिख दंगों के तहत ऐसे ही अलग मर्डर केस में पहले से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इस बार उनसे कोर्ट से इस बार केस लड़ने वालों ने प्रार्थना की थी कि उनको डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई जाए, इस आरोप में कि उन्होंने भीड़ को उकसाया और वो उस भीड़ का हिस्सा भी थे, जिसकी वजह से इस पिता पुत्र की मौत हुई। और कोर्ट ने फैसला देते वक्त कहा कि आरोपी सज्जन कुमार ऐसी अवैध सभा के सदस्य होने के नाते 1 नवंबर 1984 को हुए दंगों की घटना के दौरान जो शिकायतकर्ता के पति और पुत्र की जो हत्या हुई थी उसके लिए वो दोषी पाए जाते हैं। और हालांकि कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें डेथ पेनल्टी की सजा नहीं सुनाई है आज, और उनको फिर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। चलिए बात करते हैं बिहार में लालू प्रसाद यादव की। नौकरी के बदले जमीन के मामले में लालू प्रसाद यादव को झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव समेत अन्य नामजद आरोपियों को समन किया है। सभी नामजद आरोपियों को 11 मार्च को पेश होने की बात कही गई है। स्पेशल सीबीआई जज विशाल गोगने ने आरोपियों पत्रों जो हैं उन पर संज्ञान लेते हुए ये आदेश जारी किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नशे पर बड़ी कार्रवाई करती नजर आ रही है। नशा तस्कर के खिलाफ पंजाब पुलिस का एक बुलडोजर एक्शन अब देखने को मिला है। तस्कर राहुल हंस की कोठी पर बुलडोजर चलाया गया। तस्कर राहुल हंस की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उस तस्कर जो तथाकथित तस्कर है जिसमें पुलिस जांच चल रही है उसके घर पर ये इस तरीके का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। देखो ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। केरला की बात करते हैं जहां पर केरला के तिरुवनंतपुरम में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने 5 लोगों की हत्या कर दी है। अपने भाई दादी की हत्या की, गर्लफ्रेंड को भी मौती घाट उतारा। मां की उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी युवक ने जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। तो ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। महाशिवरात्रि के लिए बड़ी तैयारियां प्रयागराज में इस वक्त हो रही हैं। अयोध्या में भी भारी भीड़ को देखते हुए 30 स्थलों पर जिस तरीके की तैयारियां हैं उस पर प्रशासन नज़र रखे हुए है। काशी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। वाराणसी जंक्शन पर भी यात्रियों के लिए इंतजाम बढ़ाए गए हैं। एक बार ये 3 तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रयागराज जहां महाकुंभ चल रहा है, वाराणसी और अयोध्या की कई लोग ऐसे हैं जो वहां पर जाकर उसके बाद अयोध्या और वाराणसी भी पहुंच रहे हैं और इस वजह से बाकी दोनों शहरों में भी जबरदस्त भीड़ है। चलिए इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। महाकुंभ पर योगी आदित्यनाथ का पलटवार हुआ है। उन्होंने विधानसभा में विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष ने शुरू से महाकुंभ का मजाक उड़ाया। सवाल कर रहे थे कि 40 करोड़ लोग आ जाएंगे। तमाम तरह की बातों के बाद महाकुंभ का आयोजन भव्य और दिव्य रहा है। प्रयागराज का महाकुंभ अब तक के सारे अनुमानों को, सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए अब तक की दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल हुआ। लेकिन विपक्ष शुरू से इसको फांस उड़ाता रहा। क्या 40 करोड़ लोग आ जाएंगे? क्या ये आयोजन ऐसे हो पाएगा? क्या ये आयोजन को आप कर पाएंगे? हम लोग तब भी कहते थे आयोजन होगा। क्या आप चिंता कर रहे हैं?
हमारे विपक्षी दलों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि वे पहले किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा से भागने का प्रयास करते हैं और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। चलिए आपको बता दें कि इस वक्त जिस बार महाकुंभ में किस तरीके के आयोजन थे, कितने लोग अभी तक वहां पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की अब तक अगर बात करें तो 64 करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं। 3 देशों की कुल आबादी के करीब, यानी कि इंडोनेशिया की अगर बात करें तो 28 करोड़, पाकिस्तान में 25 करोड़ और बांग्लादेश में 17 करोड़ लोग रहते हैं। इतनी जनसंख्या अब तक महाकुंभ में स्नान कर चुकी है, ऐसा सरकार का दावा है। श्रद्धालु अगर हम बात करें तो देश की 145 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें से 64 करोड़ लोग यानी कि करीब 45 करोड़ लोगों ने यहाँ पर डुबकी लगाई है। श्रद्धालु अब तक जो वहाँ पहुँचे हैं, बस में भारत के करीब 115 करोड़ हिंदू हैं, तो उसकी अगर बात करें तो उस हिंदुओं में करीब 55% हिंदुओं ने यहाँ पर डुबकी लगाई है। और दुनिया भर की अगर बात करें तो जो वहाँ पर जो हिंदू पॉपुलेशन है 120 करोड़ की है, तो उसमें 53% लोगों ने अब तक यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है। अमेरिका की आबादी करीब 34 करोड़ है, उसका दुगने लोग प्रयागराज में पिछले 1.5 महीने में पहुंच चुके हैं। श्रद्धालु अब तक, जैसे हमने बात रूस की आबादी की अगर तुलना में देखा जाए तो 14 करोड़ आबादी है, उससे 4 गुना लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 8 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन सभी तस्वीरों में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्हें जिस तरीके से ये आस्था की डुबकी लगाई, वहाँ से शुरुआत हुई और उसके बाद किस तरीके से और भी VIPs आम लोग यहाँ पर डुबकी लगाने पहुँचे, ये सब तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई पड़ रही हैं। चलिए, रणवीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पल्लव मिश्रा भी इस वक्त महाकुंभ प्रयागराज में मौजूद हैं। रणवीर, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, अब आखिर के जो 2 दिन रह गए हैं उसको लेकर जो लोग नहीं अब तक डुबकी लगा पाए हैं, एक मलाल ना रह जाए, तो उसको देखते हुए भी भारी संख्या में भीड़ वहां पहुंच रही है। जी, निश्चित तौर पे पहुंच रही है और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि कल शाम को भले ही महाकुंभ खत्म हो जाए, लेकिन ये भीड़ खत्म होने वाली नहीं है। ज़रा एक नज़ारा देखिए, ये जो सड़क है यहाँ लोग स्नान करके वापस आ रहे हैं और कल महाशिवरात्रि के दिन ऑफिशियली महाकुंभ खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, हमें लगातार फ़ोन कॉल्स आते हैं कि हम भी कुंभ जाना चाहते हैं, भीड़ की वजह से नहीं जा रहे हैं, और लोग ये मान रहे हैं कि ठीक है महाकुंभ खत्म हो जाएगा, लेकिन हम मेले को फील करने के लिए, और संगम तो वैसे ही पावन है तो वहाँ स्नान करने के लिए हम 26 तारीख के बाद जाएंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 26 के बाद भी ये भीड़ में एकदम से कोई कमी नहीं आने वाली है। लोग आते जाते रहेंगे, अभी भी लगातार आ रहे हैं। और आम तौर पे जैसे पिछले कुंभ 2019 के कुंभ में मैं यहाँ पे बहुत दिन तक था, मैंने देखा था और वसंत पंचमी के बाद भीड़ कम होने लगती थी, लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा हो गया। वसंत पंचमी के बाद इतनी बड़ी भीड़ आई कि हाईवेज जाम थे, तस्वीरें हमने दिखाई, मेला पूरा क्षेत्र भरा हुआ था। और अब तो कल महाकुंभ की समाप्ति है, अखाड़े जितने थे वो सब यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं। अखाड़ा साइड एक तरह से लगभग साफ हो चुका है, बावजूद उसके जो भीड़ है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है और लोग लगातार आ रहे हैं। हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, असम, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां से लोग ना आए हों। अब अगर बात करें कल की, कल का दिन बहुत अहम है, न सिर्फ प्रयागराज के महाकुंभ के लिए, वाराणसी के लिए, अयोध्या के लिए, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों के लिए, क्योंकि हर शहर में, हर एक ज़िले में कोई ना कोई एक ऐसा शिव मंदिर है जहां पर भक्तों की भीड़ होती है। और इस भीड़ के बीच में सबसे बड़ी भीड़ होगी वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में, क्योंकि कल नागाओं का दर्शन होगा, बाबा विश्वनाथ का, साधुओं का दर्शन होगा और आम श्रद्धालुओं का दर्शन होगा। और ये आंकड़े अगर वाराणसी की बात करें तो 15 लाख से ज़्यादा जा सकते हैं, और अगर महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ में कम से कम 2 से 3 करोड़ लोगों का अनुमान है। तो यानी कि अब तक 64 करोड़ का आंकड़ा था, ये आंकड़ा 66 से 67 करोड़ के आसपास जा सकता है। और अगर इससे भी ज़्यादा चला जाए तो शायद हैरानी नहीं होगी, क्योंकि हम जब प्रयागराज शहर में घुसते हैं तब से लोगों का तांता दिखता है, और जब मेले में आते हैं तो आप देखिए लोग पैदल चल रहे हैं, लोगों को दिक्कतें हैं, लेकिन इन दिक्कतों के बावजूद कोई भी आने में कोताही नहीं कर रहा है। और अगर बात करें अयोध्या की, तो जाहिर है अयोध्या में प्रतिदिन 2 से 3 लाख, पहले दिन 5-5 लाख लोग आ रहे हैं, ये भी संख्या बढ़ सकती है। और उत्तर प्रदेश में आज की डेट में स्थिति ये है कि हर पर्यटन स्थल पर भारी भीड़ है, चाहे वो प्रयागराज हो, वाराणसी हो, अयोध्या हो, विंध्याचल हो, चित्रकूट हो, या उत्तर प्रदेश के
कई ऐसे शहर हैं जहां पर प्रयागराज का कुंभ का असर दिखाई दे रहा है। तो रेला रुकने वाला नहीं है, महाकुंभ भले खत्म हो जाए, बिल्कुल। श्रद्धालु आ रहे हैं और आते रहेंगे, ये पूरी उम्मीद है। बने रहिएगा हमारे साथ। रणवीर, पल्लव मिश्रा भी हमारे सहयोगी वहां पर हैं। पल्लव, जैसे अब बात कर रहे हैं, कई सारे फिल्मी सितारे भी वहां पर पहुंचे हैं, तो उसको लेकर भी काफी उत्सुकता लोगों में है। पर इस वक्त प्रशासन के इंतजाम किस तरीके के हैं? काफी इस पे आरोप प्रत्यारोप भी लगे, इंतजामों को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, इंतजामों को लेकर अंकित अगर बात करें तो मेरे पीछे अभी जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये ICCC, और यहीं पर अभी 10 मिनट पहले जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे प्रशासन के हों चाहे पुलिस के हों, वो वरिष्ठ अधिकारी जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, आपको याद होगा जब 29 तारीख की घटना, उसके बाद जब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई और जब जाम का मामला सामने आया, तो उसके बाद अमिताभ यश जो UP STF की चीफ है, उसके अलावा आशीष गोयल जो सीनियर IAS अधिकारी हैं, और भानुचंद्र गोस्वामी, वो तीनों अधिकारी यहाँ पर जो ADG थे, कमिश्नर थे, IG DIG महाकुंभ, जो मिलाधिकारी हैं DM प्रयागराज, उन तमाम अधिकारियों के साथ इसी ICCC में बैठक हुई है और पूरी व्यवस्थाओं को लेकर करीब 40 मिनट तक जो है चर्चा हुई है। कई दिशा निर्देश दिए गए और साफ तौर पे जो 2 चीज़ पे फोकस किया गया है वो है क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक जाम, और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा और सुविधा। तो उसको लेकर पूरा साफ तौर पे यहाँ निर्देश दिया गया है कि ट्रैफिक जाम की समस्या से जो चुनौती है उससे निपटने को लेकर क्या करना है। इसके लिए जो है विशेष तैयारी ये की गई है कि जो सारे मार्ग हैं, जो मार्ग आ रहे हैं, वहाँ पे एक स्पेशल IG की तैनाती की गई है। चाहे आप काशी की तरफ से आप आइए, आप लखनऊ की तरफ से आइए, आप कानपुर की तरफ से आइए, तो वहाँ पे एक IG लेवल का अधिकारी तैनात किया गया है। बहुत तो बहुत पूरी शुक्रिया आप व्यवस्था दोनों जो का है कल को हमारे लेकर साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। यहीं पर छोड़ते हैं, आगे एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। ऑस्ट्रेलिया में फिल्म महोत्सव नीवा चल रहा है, जहां पर सिडनी पहुंचे हमारे सहयोगी प्रशांत ने डिज्नी स्टूडियो में बात की ऑस्ट्रेलिया अभिनेत्री टैमी से, जो कई भारतीय फिल्मों में काम कर चुकी है। हम बात कर रहे थे डिज्नी की और हिंदी सिनेमा की, और आपने हिंदी सीखी। सबसे पहली बात तो ये, हिंदी सीखने का आपको ख्याल क्यों आया? जी, मैंने सिडनी यूनिवर्सिटी में हिंदी सीखी। मुझे हिंदी सिनेमा बहुत पसंद है, इसके बारे में सब कुछ पसंद है बचपन से, और मेरी नानी राज कपूर की फिल्म देखना पसंद करती थी। We used to watch lots of Hindi films together. आपने सिनेमा देख के हिंदी सीखने का सोचा, या कुछ ऐसा हुआ कि आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे हिंदी सीखनी है? नहीं, मैं भारत से बहुत प्यार करती हूँ। That's why I decided to learn it. And then, you know, I've got involved in Hindi films. Then after that, बाद में it happened. वो कौन सी फिल्म थी बचपन में जो आपने देखी, या जिसकी यादें आपके दिमाग में हैं? Yes. मेरी नानी, as I told you, राज कपूर की फिल्म देखना पसंद करती थी। So I was a little girl. जब से ही मैं छोटी बच्ची थी, तब से ही मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी। आप हिंदी फिल्मों की इतनी बड़ी फैन हैं, कोई डायलॉग आपको याद है? जी, याद है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू। और कोई डायलॉग आप कुछ बता रही थी मुझे? हाँ। जिंदगी प्यार देने और प्यार लेने का नाम है, कुछ नहीं।